नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी सोनिया के वार से मुश्किल में फंसी बीजेपी की, अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार पर कांग्रेस के नए वार की, बात करेंगे विपक्षी गठबंधन से घबराई बीजेपी की और जानेंगे महाराष्ट्र की सियासत में कैसे राहुल गांधी ने फडणवीस को दी मात। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बनेगी यूपी में बीजेपी को घेरने की रणनीति। अखिलेश जयंत के साथ चंद्रशेखर ने इंदौर में मनाई अंबेडकर जयंती। यूपी निकाय चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह बोले, सत्ता में आई बीजेपी तो रामनवमी की रैलियों में नहीं आएगी कोई रुकावट। बीजेपी दीदी के तानाशाह वाले शासन को नहीं चलने देगी। चिराग पासवान की महागठबंधन से करीबी से परेशान हुई बीजेपी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे चिराग के आवास, बातचीत को लेकर नहीं किया खुलासा। भारत की विकास दर का अनुमान घटाने के बाद आईएमएफ ने किया बड़ा खुलासा। कहा, घरेलू खपत में आ रही है तेजी से कमी। भारत की विकास दर को 6.1 से घटाकर किया 5.9%। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में सोनिया ने लिखा है कि संविधान की संस्थाओं, स्वतंत्रता और समानता की नींव को कमजोर किया जा रहा है। भाईचारा और न्याय भी कमजोर दिखाई दे रहा है। मौजूदा सरकार ने संविधान को कमजोर करने की कोशिश की है। और क्या कुछ कहा है सोनिया ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज मोदी सरकार पर तीखा वार किया और आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि लोगों को धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर बांटने और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने वाले असली राष्ट्र विरोधी हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वो सुनियोजित ढंग से हो रहे हमले से संविधान को बचाने के लिए कदम बढ़ाएं। अंबेडकर जयंती पर लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा, आज हम बाबा साहेब की विरासत का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही हमें उनकी उस चेतावनी को भी याद रखना होगा कि संविधान की सफलता उन लोगों के व्यवहार पर निर्भर करती है जिन्हें शासन करने का उत्तरदायित्व मिला है। मौजूदा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर संविधान को नष्ट कर रही है और न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बुनियाद को कमजोर कर रही है। सोनिया ने यह भी आरोप लगाया कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बजाय उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे स्वतंत्रता मुश्किल में फंस गई है और चुनिंदा मित्रों को फायदा पहुंचाने वाले व्यवहार से समानता की बुनियाद को नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और नफरत का माहौल पैदा करने से भाईचारे को भी नुकसान हुआ है और न्यायपालिका पर दबाव बनाकर अन्याय बढ़ाया जा रहा है। आज असली राष्ट्र विरोधी वो लोग हैं जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर बांटने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनिया गांधी लगातार मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सवाल तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार पर उठाए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर अडानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। साथ ही चीन के साथ अडानी के रिश्तों पर जवाब मांगा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, तब से मोदी सरकार घिरती नजर आई है, क्योंकि विपक्षी दल मोदी सरकार पर अडानी को समर्थन देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब एक और मामले ने सियासत को गरमा दिया है। वो मुद्दा है अडानी ग्रुप के कथित चीन से रिश्तों का। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मॉरिस चांग एक चीनी नागरिक है। इस व्यक्ति की कंपनी के अडानी ग्रुप के कार्यों से जुड़े होने से देश की सुरक्षा को खतरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी के हैं कौन, इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए थे। पार्टी ने उनसे उनके पसंदीदा व्यापारिक ग्रुप के चीनी नागरिक चांग के साथ संबंधों के बारे में पूछा था, जो विनोद अडानी के साथ कई अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेशक रहे हैं और पनामा पेपर्स में भी उनका नाम सामने आ चुका था। इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जेपीसी से जांच कराना जरूरी है। दरअसल चांग पीएमसी प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उनकी कंपनी अडानी ग्रुप के लिए बंदरगाहों, टर्मिनलों, रेल लाइनों, पावर लाइनों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही है। इन्हें लेकर ही विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये चीन के नागरिक हैं। वहीं इन आरोपों पर मॉरिस चांग ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं चीनी नहीं, ताइवानी नागरिक हूँ। उनका पासपोर्ट दिखाता है कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नागरिक हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर ताइवान नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये चीन से अलग है।
हालांकि पीएमसी के अडानी ग्रुप के साथ परियोजनाओं पर काम करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इसी चुप्पी ने ही विपक्ष के हाथ में मुद्दा दिया है, जिसे भुनाकर वो मोदी सरकार के साथ साथ अडानी ग्रुप की घेराबंदी कर रहा है। अडानी मुद्दे पर मुश्किल में फंसी मोदी सरकार को फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। उधर विपक्षी गठबंधन ने भी मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। 2024 चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा लगातार मजबूत हो रहा है। दिल्ली से मुंबई और बिहार में बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं, तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी विपक्षी मोर्चे को और ताकतवर बनाने में जुटे हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी एकता को लेकर अचानक सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले मल्लिकार्जुन ने विपक्षी नेताओं से फोन पर बात की, ममता, नीतीश, स्टालिन, उद्धव सहित तमाम नेताओं से संपर्क साधा, तो नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से बात करने के लिए सीधा दिल्ली ही पहुंच गए। 3 दिन नीतीश दिल्ली में रहे और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा सहित कई नेताओं से मुलाकात की। केजरीवाल पटना पहुंचे, उससे पहले शरद पवार दिल्ली आ गए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। और अब दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की कभी भी मुलाकात हो सकती है। विपक्षी नेताओं की आपसी मुलाकातें तेज हो गई हैं और इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि 4 महीने के अंदर विपक्ष का महागठबंधन तैयार हो जाएगा। मोदी सरकार के खिलाफ सभी एक साथ मंच साझा करेंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि हम चुनाव को जीतने के लिए लोगों के बीच चेहरा नहीं बल्कि मुद्दे लेकर जाएंगे। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सांसद मनोज झा ने कहा कि लिफाफे की राजनीति बीजेपी करती है, न कि हमारी पार्टी। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार कर रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी एकता की कोशिश में और तेजी आ सकती है। कांग्रेस की ओर से पहले ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद वो विपक्षी दल के नेताओं के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक करेगी और इस बैठक में विपक्षी एकता की तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। मजबूत होते विपक्षी गठबंधन से बीजेपी में भी हलचल तेज है। हलचल तो इस वक्त कर्नाटक में मची हुई है, जहां सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने किले को बचाने में लगी है, लेकिन राज्य में बीजेपी नेता ही उसके लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। तो कैसे बीजेपी के बागियों ने बढ़ाई उसकी मुसीबत, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक बीजेपी में बगावत थमती नहीं दिख रही है। पार्टी से छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। बीजेपी हाईकमान ने बागियों को बनाने के लिए बीएस येदियुरप्पा को आगे किया है, क्योंकि बगावत करने वाले अधिकांश नेता उनके ही करीबी हैं। लेकिन बागी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। टिकट वितरण के बाद से ही बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। टिकट कटने के बाद नेताओं और उनके समर्थकों में पार्टी छोड़ने की होड़ मच गई है और जिन नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ी है, उसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का। सावदी बीजेपी छोड़ने का ऐलान तो पहले ही कर चुके थे और आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस नेता शिव कुमार से उनके बेंगलुरु स्थित घर पर मुलाकात की है। सावदी ने मौजूदा विपक्ष के नेता सिद्धारमैया से भी उनके घर में मुलाकात की। दरअसल लक्ष्मण सावदी अथानी सीट से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने उनका टिकट काटा तो सावदी ने विधान परिषद सदस्यता के साथ बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सावदी अथानी से 3 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। सावदी के अलावा सुलिया निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार के विधायक अंगारा एस, बीजेपी एमएलसी आर शंकर, मुदीगिरे से बीजेपी विधायक एमपी कुमार स्वामी और विधायक गोलीहट्टी शेखर भी हाल ही में बीजेपी छोड़ चुके हैं। सावदी के कांग्रेस में जाने पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। हमारा बहुत करीबी रिश्ता था। कभी कभी ऐसी राजनीतिक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उन्हें कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा होगा। हम अपनी पार्टी में अपना काम करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी के बागियों ने उसके लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी संकट में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की माने तो बीजेपी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ अपना काम जारी रखेगी और उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि एनसीपी और कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में हैं। अब उनके इस दावे की हवा राहुल गांधी और शरद पवार ने निकाल दी है। तो कैसे राहुल ने फडणवीस को दी मात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना के 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी दिन आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देता है तो महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सरकार संकट में आ जाएगी।
ऐसे में बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए रोज नई नई साजिश रच रही है। ऐसे में शरद पवार का सावरकर, अडानी जैसे मुद्दों पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाना और अजीत पवार का फडणवीस, शिंदे से मेल मुलाकातों से राज्य की राजनीति का पारा गरमाया हुआ है। खबरें आ रही हैं कि उद्धव की शिवसेना को तोड़ने के बाद बीजेपी एनसीपी को तोड़ने के लिए अजीत पवार पर डोरे डाल रही है। गुरुवार को अजीत पवार की फडणवीस, शिंदे से मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन शाम होते होते शरद पवार का दिल्ली पहुंचना और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल के साथ बैठक करना और विपक्षी एकता की वकालत करना, इससे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को जोरदार झटका लगा है। फडणवीस की एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के दावों की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। इस बीच राहुल गांधी भी आज मुंबई पहुँच गए, जहाँ उन्होंने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, जिससे साफ है कि बीजेपी को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि एनसीपी और कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में हैं। फडणवीस ने कहा कि सही समय आने पर ये विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों में किसी मुद्दे पर एक राय नहीं है। विपक्ष के उठाए गए सभी मुद्दों को शरद पवार ने खारिज कर दिया है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए पवार ने कहा, फरतूस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विपक्ष गलत मुद्दों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब शरद पवार और राहुल गांधी ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे फडणवीस को जोरदार झटका लगा है। विपक्षी एकजुटता ने बीजेपी को परेशान कर दिया है और इस परेशानी का इलाज भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। सीबीआई मैदान में आ चुकी है। 2 दिन पहले ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल से नीतीश कुमार मिले थे, विपक्षी एकता की बात कही थी। अब सीबीआई आ रही है, लेकिन उससे पहले सीबीआई का समन केजरीवाल को मिल चुका है। तो कब सीबीआई केजरीवाल से करेगी सवाल और क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2 दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे थे। ये मुलाकात मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता को लेकर हो रही थी, लेकिन इस मुलाकात के 48 घंटे के अंदर ही सीबीआई का समन अरविंद केजरीवाल के पास आ गया। दिल्ली की नई आबकारी नीति, जिसे आप सरकार वापस ले चुकी है, उसी नीति को लेकर उन्हें समन दिया गया है। सीबीआई ने अपने समन में दिल्ली के सीएम से 16 अप्रैल की सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में आने को कहा है। केजरीवाल को सीबीआई के समन मिलने की बात सामने आते ही आपने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी से भी संपर्क किया है। सिंघवी से संपर्क केस को लेकर किया गया है। आपकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश होने को तैयार हैं। दूसरी ओर केजरीवाल को मिले समन पर आप सांसद ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल ने पीएम मोदी के घोटाले को दुनिया के सामने उजागर किया है। जिस दिन केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बताया कि अडानी की कंपनी में मोदी का पैसा लगा है, उसी दिन से बीजेपी परेशान है। इसीलिए बीजेपी केजरीवाल को परेशान कर रही है। 16 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात पायलट और गहलोत की तनातनी की। राजस्थान की सियासत में चल रहे पायलट और गहलोत के टकराव पर अब नया मोड़ आ गया है, यानी कांग्रेस ने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे यह मामला जल्द सुलझ सकता है। तो क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले सचिन पायलट के अनशन ने राजनीति में उबाल ला दिया है। शुरुआत में कांग्रेस हाईकमान की ओर से पायलट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के संकेत मिले। दूसरी ओर पायलट अनशन समाप्त कर सीधे दिल्ली पहुंचे और साफ कहा कि उनका अनशन गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं था, अनशन पहले की वसुंधरा सरकार के खिलाफ किया था। सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पैदा हुए मतभेद को दूर करने के लिए कमलनाथ को दिल्ली बुला लिया गया। कमलनाथ ने दिल्ली आकर सचिन पायलट से बातचीत भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से भी पायलट ने मुलाकात की है। इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही पायलट की बातचीत हो चुकी है। पायलट लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी से कोई बगावत नहीं की है। सचिन पायलट के नर्म पड़ते सुर के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने तेवर नर्म कर लिए हैं। पायलट के खिलाफ एक्शन को डिले किए जाने के संकेत दिए जा रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट एक बार फिर प्रदेश का दौरा शुरू कर रहे हैं। 17 अप्रैल से उनका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पायलट ने साफ कर दिया है कि वो जनहित की मांग उठाएंगे। गहलोत सरकार से उनका कोई टकराव नहीं है, वो गहलोत के खिलाफ कोई बयान भी नहीं देंगे। पायलट के तेवरों से दिखाई दे रहा है कि राजस्थान कांग्रेस का हाल का संकट टलता दिख रहा है। पायलट के तेवर ढीले पड़ चुके हैं, तो अशोक गहलोत की ओर से भी अभी तक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।